चलिए निरुपम जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो मान रही हैं कि टैक्स कट जो किया गया है, और कार्ति चिदम्बरम जितना मुझे पता है शिवगंगा से आप ही के वो सांसद हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि टैक्स कट बजट के लिए अच्छा है। टैक्स कट होता है, लोगों के जेब में पैसा रहता है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं तो मार्केट इकोनॉमी बेहतर होती है। टैक्स में जो राहत दी गई है उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है अंजना जी, पूरे बजट में जो टैक्स का जो कंपोनेंट होता है बहुत छोटा सा होता है, और उसके लिए अलग से फाइनेंस बिल वगैरह आता है, और उस पर कार्ति चिदम्बरम क्या बोले मैंने पढ़ा नहीं है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस बजट से बहुत लोगों को उम्मीद थी कि ये चुनावी बजट तो होगा ही होगा, ये मोदी सरकार के दूसरी सरकार का आखिरी बजट है, तो बहुत सारी जो पुराने वादे हैं उन वादों के संपूर्ण होने की घोषणाएं भी हो सकती हैं, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कि वो वादे क्यों नहीं पूरी, ये भी बताएंगे। मसलन 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि शायद 1.5% कम हो गया। 2022 तक स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को इस देश में घर मिल जाएगा, नहीं मिला। 2022 तक जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाले थे, उस हिसाब से लगभग 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाला था, नहीं मिला। तो मुझे लगा था कि वित्त मंत्री महोदया इस पर कुछ अपनी टिप्पणी करेंगी, इसके बारे में अपनी मजबूरियां बताएंगी, या फिर इस पर जो भी उपलब्धियां उनकी वो उसकी गिनती कराएंगे। तो इस बारे में एकदम चुप्पी। तो उल्टे कृषि, मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो मेजर जो सेक्टर है हमारे, जो डेवलपमेंट के पूरे उसके डेवलपमेंट के इंजन को आगे बढ़ाते हैं, इन सारे सेक्टर में जो एलोकेशन है उसको बहुत कम किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बजट को बनाते समय सरकार ने बहुत ज्यादा जो जमीनी सच्चाई है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी दूर करने का कोई इंतजाम नहीं है, महंगाई को कंट्रोल करने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये 2 मेजर इश्यूज हमारे देश में है। ये वो देश है जहां 1% जो अमीर लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान के 40% वेल्थ को अपने कंट्रोल में रखते हैं। लगभग 50% गरीब ऐसे लोग हैं, वही पूरे जीएसटी का 64% कंपोनेंट देते हैं। मतलब आपने कहा जीएसटी बढ़ गया है, जीएसटी बढ़ तो लेकिन दे कौन रहा है? जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो जीएसटी नहीं भर रहे हैं, सारा सामान्य लोग भर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग भर रहे हैं। तो इस पूरे बजट का मैं एक ही लाइन में कहूंगा, ये आंकड़ों की बाजीगरी होती है, और खूब बढ़िया से बाजीगरी पेश की गई है। और कई बार कुछ ऐसे त्योहार होते हैं ना, जिन त्योहारों पर आप मातम मनाते हैं। मुझे हिंदू धर्म का त्योहार याद नहीं है, लेकिन जैसे उनका गुड फ्राइडे होता है या फिर मुहर्रम होता है, तो ये भी एक ऐसा ही त्योहार है कि इस पे आप खुशी नहीं मनाते। इस बजट के त्योहार के दिन आपको मातम मनाना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती है। आप 5 लाख से लेकर के जो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट है उसको 7 लाख करते हैं, उससे कोई बहुत मेजर फायदा, बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। लेकिन उसके तुलना में अगर आप देखें तो लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। जो एक असमानता है अमीर और गरीब लोगों के बीच, वो जो असमानता को भरने का कोई प्रयास इस बजट के तहत नहीं दिख रहा है, ऐसा हमारा कहना है। और भी बहुत सारी चीजें, बजट बहुत बड़ा होता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर 2-3 विषय हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़े क्या हमारे साथ? सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़े क्या? हाँ जी। सुधांशु जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। हाँ जी। 3 प्रश्न है आपसे। एक तो उन्होंने सख्त शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उनका कहना है कि त्योहार है, लेकिन मातम वाला त्योहार है। उन्होंने मुहर्रम से तुलना कर दी है बजट वाले दिन की। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आंकड़ों की कलाबाजी आपने की है। अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ओल्ड रिजीम, टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम आपने हेरा फेरी करके दिखा दिया है कि इतना लोगों को फायदा पहुंचा। कुछ संजय जी कह रहे हैं। और तीसरी बात जो बड़ी है वो ये है कि क्या आपने 2024 के पहले और 2023 में 9 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर तमाम घोड़े खोल दिए हैं, जिसमें अभी तक आप संयमित थे अपने पिछले बजट्स में? देखिए, पहली तो जो उनका अंतिम वाक्य था वहां से प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कहा मुहर्रमी मातम। अरे भाई, जिसकी मानसिकता ही मुहर्रमी हो तो उसे मातम ही दिखेगा, उन्हें वास्तविकता दिख ही नहीं सकती है। बहुत स्पष्ट सी बात है। यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की दृष्टि से देखते तो आईएमएफ ने अगर भारत की रैंकिंग बढ़ाई है तो संजय जी जब वो पूरा कर ले तो जवाब दीजिएगा। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है अभी। हाँ ठीक। हाँ, तो देखिए, ये जो बजट रखा गया है ये विकसित भारत की आधारशिला बनाई गई है।
देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने लगातार बढ़ोतरी की और उससे जब हम 10 लाख करोड़ तक की हमने व्यवस्था की है, तो पिछले वर्षों में 3.5, 5.5, 7.5 हमने खर्च किया है। ऐसा नहीं कि हमने किया और नहीं किया। और मैं आपको बात बता दूं, आर्थिक विशेषज्ञों का यह सर्वे है कि जो हमारे विपक्षी लोग कहते हैं ना, सीधे हाथ में पैसा दे दो, सीधे हाथ में पैसा दो। अरे भाई, उस पैसे का उपयोग करने के लिए उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। अगर आप सीधे पैसा देते हैं तो एक व्यक्ति को उस पैसे का जानते कितना लाभ मिलता है? 1 रुपया अगर आप देते हैं तो इस बारे में 45 पैसे से 90 पैसे तक का अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन आता है उस 1 रुपए से। और यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हुए वो 1 रुपया देते हैं तो 3 रुपए 45 पैसे के बराबर का लाभ आगे जाकर होता है। अब यह विषय यदि कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो यह उनकी समझ का फेर है। जहां तक आप इस बजट को देखें तो गरीब से गरीब वर्ग से लेकर, चाहे अन्न योजना के विस्तार से लेके, तटीय क्षेत्रों के मछुआरों से लेके, किसानों में 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगले वर्षों में स्थापित करने से लेके, मॉडर्न हाईटेक में 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था करने से लेके, ग्रीन एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था से लेकर, अगर टैक्स स्लैब में मध्य वर्ग को छूट देने तक लेकर, मुझे लगता है कि एक सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी इस प्रकार का बजट दिया है जो 2047 के विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला है।